मेहनत मजदूरी करके एक लड़का अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन एक दिन टहलते टहलते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर लड़कियां बहुत अच्छा मेकअप करने के बाद कम कपड़े पहनने के बाद ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और तभी वो लड़का उन सीढ़ियों को चढ़कर सीधा पहुंच जाता है कोठे पर, और वहां जाकर देखता है तो एक से बढ़कर एक लड़की है जिन्होंने अपने तन पर उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। उन लड़कियों को देखने के बाद वो लड़का न केवल आकर्षित होता है, बल्कि उसमें सिर्फ सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसके साथ जाऊं। तभी एक और लड़की वहां पर अचानक से एंट्री होती है। उस लड़की को जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही वो लड़की उस लड़के को देखती है तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन लगते थे, और वो लड़का अपनी ही बहन को उस कोठे पर देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था, परेशान था, और ये भी सोच रहा था कि ये यहाँ कैसे आई, क्या यहाँ क्या कर रही है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, और इन सवालों का जवाब जानने के लिए उसने किसी और लड़की के साथ ना जाकर के अपनी ही बहन के साथ जाना स्वीकार किया और कहा कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है। वो लड़की जब उस लड़के को अपने कमरे में लेकर जाती है तब वो अपनी आप बीती बताती है, तो उसे सुनने के बाद वो लड़का बैठकर वहाँ रोने लगता है। उसके बाद जो उस लड़के ने किया था वो वाकई अपने आप में बहुत ही शानदार होता है, जिसकी प्रशंसा कई अखबारों में बहुत अच्छे से की गई थी। नमस्कार, मैं काजल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल एक लड़का है जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र का रहने वाला है। वो लड़का उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में एक सर्राफ के यहाँ पर नौकरी करता था। बात कर रही हूँ 2 दिसंबर 2017 की। उस लड़के को सर्राफ के जो मालिक हैं उसने कहा कि तुम्हें मेरठ में जो सर्राफा है वहाँ पर जाना है। एक निश्चित दुकान पर उसे भेजता है। जब 2 दिसंबर को यह लड़का चला था मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए, तो इसको जाना है सर्राफा बाज़ार में, लेकिन उसको कबड्डी बाज़ार में होकर गुजरना पड़ता है। कबड्डी बाज़ार को रेड लाइट एरिया भी कहते हैं, और जैसे ही उस रेड लाइट एरिया से गुजर रहा है, उस लड़के की नज़र जो उस दुकानों के ऊपर बने हुए एक मकान पर पहुंचती है। वहाँ से झांकती हुई लड़कियों पर उसकी नज़र पहुँचती है। उन लड़कियों को देखकर वो बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। कितनी ही लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो हाथ हिलाकर इशारा कर रही थीं अपनी तरफ बुलाने की, उससे अपील कर रही थीं। वही नहीं, जो आसपास में जब जो भी दिखता है तो और ना जाने कितने ऐसे आदमी वहाँ से गुजर रहे थे। उन गुजरते हुए लोगों को देखकर भी वो महिलाएं, वो लड़कियाँ उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, इशारा कर रही थी ताकि वो आएँ और उसे उन तंग गलियों से, तंग सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आएँ और उसके साथ वक्त बिताएं। उस लड़के ने जब उस लड़के की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, एक लड़की से मिलती है, तो उसे लड़की को देखकर वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है, और तभी वह लड़की एक पर्ची फेंक कर ऊपर से डाल देती है। और जैसे ही वो पर्ची डालती है तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को 8 बजे तुम मुझे मिलने के लिए आना। यही बात सुनकर वो लड़का अब इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसे उसके मालिक ने सर्राफा बाज़ार में किसी काम से भेजा था। उस काम को करने के बाद वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसीलिए आज काम पर नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। उसका मालिक कहता है कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। तो रात 8 बजे होने का इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही रात के 8 बजते हैं वो इस कोठे पर इस सीढ़ी के पास खड़ा होकर जब ऊपर चलता है, चलने के बाद जब वो देखता है अंदर तो एक महिला है, और वहाँ उस महिला के इर्द गिर्द कई सारी और भी लड़कियां हैं जो सुंदर सुंदर हैं, जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थीं। उनकी कोशिश थी कि वह ग्राहक जो आ रहे थे उन ग्राहकों को रिझाने की कोशिश कर रही थी, और तभी वो लड़की भी आई जिस लड़की ने पर्ची बनाकर फेंकी थी।
उसको रात के 8 बजे आने की बात कही थी। दरअसल वह लड़की भी तभी आ जाती है। उस लड़के को देखने के बाद वो लड़का कहता है कि मुझे इसके साथ जाना है। दरअसल उस लड़की का नाम होता है रवीना। उसी रवीना को देखकर वो एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है, चमक जाता है। लेकिन उसको अफसोस भी हो रहा था। वो जो लड़की होती है रवीना, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी रिश्ते में लगने वाली बहन होती है। वो लड़का यह नहीं जानता था कि रवीना यहाँ क्या कर रही है। सैकड़ों किमी दूर अपने गांव से यहाँ इस कोठे पर इन लोगों के साथ, इन कपड़ों में, इस मेकअप में जो उसे देखा तो उसकी भी इच्छा जाग जाती है कि वो उसके पास ज़रूर जाए। और उस लड़की ने भी यही इच्छा जाहिर की थी कि तुम रात के 8 बजे जब आओगे तब मैं तुमसे इत्मीनान से बात करूँगी। ठीक उसकी मांगी हुई जो रकम थी वो तय हो जाती है। वो लड़का जो कि अपनी बहन के साथ उसके कमरे में पहुंच जाता है। और जैसे वो कमरे में जाता है तो उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और रो रो के अपने भाई के गले लग जाती है। कहती है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। 6.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और मेरा एक एक दिन, एक एक रात कितनी परेशानी से गुजर रही है, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ आई तो आई कैसे। तभी वो कहती है कि भैया आने की जो मुख्य वजह है वो कुछ और ही थी। मैं घर से तो निकली थी स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक कार आके रुकती है और उस कार वाले ने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया और नशा दिया। और जब मैं नशे से आंखें खुली तो इसी कोठे पर आकर खुली। शुरू के 15 दिन तो बहुत ही बुरे, बहुत ही परेशानी वाले बीतते हैं मेरे। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मेरे साथ जो किया वो शायद किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उस कोठे पे जो ग्राहक आते थे, हम ग्राहकों को रिझाने के लिए वो लड़की हमेशा तैयार कर दी जाती थी और उनके साथ वो वक्त बिताती थी। जो पैसे आते थे उन पैसों को वो थोड़ा बहुत अपने पास रख लेती थी और बाकी के जो पैसे थे वो उस मालकिन के पास पहुंच जाते थे। बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन अचानक ही दरवाज़ा फिर से खुल जाता है और दरवाज़ा जब खुलता है तो वो वाकई बहुत भयानक होता है। एक और लड़की की एंट्री इस कमरे में होती है और जिस तरह से वो लड़की अपने भाई के सामने बैठी हुई थी, कोई भी महिला, कोई भी लड़की किसी ग्राहक के सामने ऐसे नहीं बैठ सकती। दरअसल उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे अपने भाई से बातचीत करते हुए, और जब कपड़े पहने हुए थे उसने अपने तन को ढका हुआ था और जो बैठने का उसका सलीका था, कोई भी लड़की अपने परिवार के साथ ही ऐसे बैठ सकती है। उस लड़की को जो नई एक और लड़की आई थी उसे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी और उसने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। यदि तुमने ये बात मुझसे छुपाने की कोशिश की तो देख लेना, फिर ये बात मैं मालकिन तक पहुंचा दूंगी। लेकिन जब उसने बताया कि मेरा भाई है, मेरे गांव का है और मैंने इससे बताया कि ये मुझे बचाने की यहाँ पर कोशिश करेगा, तभी लड़के ने उस लड़की को भी शांत किया। उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा, तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और जैसा उन दोनों महिलाओं ने कोशिश की, ठीक वैसे ही कोशिश करने के बाद वो लड़का वहाँ से कुछ देर रुकता है और रुकने के बाद यहाँ से निकल जाता है। और जिस दुकान पर वो दिन में गया था, इस दुकान पर फिर एक बार जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस जगह पहुंचा था तब वहां के नौकर से उसकी जान पहचान थी और उसे नौकर के पास जाता है और पूरी कहानी अपनी बयां करता है। कहता है कि भैया यहाँ पर मेरी बहन है, वो कोठे पर रेड लाइट एरिया में है, कई महीनों से फंसी हुई है, कितने ही ग्राहकों को
के साथ उसके साथ गलत हुआ है, कितने ही ग्राहकों के साथ उसने अपनी शोभा को बांटा है, उसे बचाना है, तब वो लड़का उस लड़के को लेकर वो लड़का उस लड़के को लेकर सीधा पहुंच जाता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन। और वहां मिलती हैं सौरश्मि चौधरी और उनके साथ डीएसपी संजीव देसवाल होते हैं। और इस जिले की कमान संभाली हुई थी एमपी मंजिल सैनी ने। और तभी आदेश दिया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को, और यहाँ से एक टीम गठित की जाती है। और टीम गठित करने के बाद अब यहाँ पर रेड डाली जाती है। और जब रेड बढ़ने लग जाती है, बढ़ती है, और मतलब जब रेड वहाँ पे पड़ती है, रेड पड़ने के बाद कई सारी लड़कियाँ थीं जो यहाँ से निकल जाती हैं। और इन्हीं में से एक लड़की निकल के आई है। वो लड़की ने जो एक पत्रकार होती है, उस पत्रकार को जो अपनी कहानी सुनाई, और उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये जो लड़की थी सवीना ने जाकर अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह से उसके भाई ने उसकी जान बचाई। इसके बाद यहाँ से उस लड़के ने अपने गांव में फ़ोन किया था, और उसके घर वाले और उसके परिवार वालों अपनी बेटी को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, और उनसे रुका नहीं जाता। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो बाकी हैरान हो जाते हैं सब लोग। लेकिन एक कहानी इसके बाद और शुरू होती है, वो कहानी भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी। दरअसल ये कहानी थी एक पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का एक ज़िला है बोगरा, और इस ज़िले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शकीला। दरअसल पहले लड़की का नाम भी काल्पनिक था और दूसरी लड़की का नाम भी काल्पनिक है, क्योंकि उनकी पहचान बताना उनके लिए सही नहीं होगा, उनके परिवार के लिए सही नहीं होगा। ये लड़की अपने अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, उसको एक प्यारा सा बेटा भी था। वह अपनी ही एक सहेली के साथ गई थी कहीं बाज़ार में किसी काम से, और जब बाज़ार में वापस लौट रहे थे तो वह लड़की गलती से एक गलत गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, और गलत गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि शाम का समय था। और वो गाड़ी जब उसकी उस घर से जो उसका घर था उस इलाके से कहीं दूर चली जाती है, तो उसे समझ में आता है कि वो कहीं दूसरी जगह पहुंच चुकी है। और वहाँ से जब दूसरी जगह पहुँच जाती है तो उसे गाड़ी को छोड़कर वो उतर जाती है और पैदल ही सफ़र करने लगती है। और तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, जंगल का एरिया था। उस जंगल के एरिया में उसको एक व्यक्ति मिलता है, उसे बहन कहकर बात कर रहा था कि बहन तुम यहाँ इस जंगल के इलाके में क्या कर रही हो, क्या बात है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, यह इलाका बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी वो लड़की कहती है कि भैया मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो लड़का कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना घर बताओ, अपना इलाका बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अब वो व्यक्ति उसको अपने साथ लेकर जाता है, और ले जाने के बाद उसे रात का सफ़र करते करते उसने उससे कुछ खाने का पूछा, और उस लड़की को कुछ समय बाद खाते ही बेहोश हो जाती है। उसकी फिर आंखें नहीं खुली, आंखें खुलती हैं तो अपना देश छोड़कर दूसरे देश यानी इंडिया पहुंच जाती है। और इंडिया में भी कोलकाता में रहती है, और कोलकाता में उसको लगातार एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 3 दिन लगातार रखा जाता है। वहाँ खाने को कम मिलता था, और लाल रंग की गोलियाँ थीं, वो नशे की गोलियाँ बहुत ज़्यादा मिलती थीं। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि जब भी उसकी आंखें खुलती थी तभी उसे पानी के साथ वो गोलियां दे दी जाती थीं। वो कुछ बोलने की कोशिश करती थी तो उसको बेवजह ही पीटा जाता था, पीटना शुरू कर दिया जाता था। उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलने भी नहीं दे रहे थे। वो इतने जालिम तरीके से उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। वो लड़की इतनी बुरी तरह से डर जाती है। उसको बताया जाता है कि अब तुम बांग्लादेश में नहीं हो बल्कि इंडिया में हो। यदि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, और पकड़ने के बाद दूसरे देश में बिना किसी
पासपोर्ट के बिना किसी वीज़ा के तुम्हें एंट्री करने में सज़ा हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम जेल में सड़ती रहोगी। उसके बच्चे के बारे में पूछा जाता है, उसके पति के, उसके परिवार के बारे में पूछा जाता था। बताती है वह खुद भी गुहार लगाती है, मेरा एक बच्चा है, मेरा उसको कैसे क्या होगा। वो लड़की उसका भी रो रो कर बड़ा बुरा हाल होता था। लेकिन जब उसने सोचा कि यहाँ अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो बाकी भारत की पुलिस उसे पकड़ लेगी। 3 दिन तक वो लड़की जब से ठीक से उनकी बात मानने लगती है, 3 दिन के बाद वो लड़की यहाँ से फिर पहुँच जाती है मुंबई में। और मुंबई में जाने के बाद जो उसके साथ होता है उसने उसकी कल्पना ही नहीं की थी। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि एक बाज़ार है और उस बाज़ार में एक नहीं सैकड़ों ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके तन पर कपड़े कम होते थे और कम कपड़े होने की वजह से ही वो ग्राहकों को रिझाती थीं और रिझाने की वजह से ही उनको पैसे मिलते थे। वो पैसे उस कोठे के मालिकों के पास जाते थे। उसने अपनी आंखों से जो देखा वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसने 15 दिन तक लगातार विरोध करती रही और वो जितना विरोध करती थी उसको उतनी ही मार पड़ती थी। और जब मार पड़ती थी साथ में उसको एक इंजेक्शन भी दिया जाता था। और वो इंजेक्शन ऐसा था जो हार्मोन को कुछ तब्दील करता था और तब्दील करने के बाद ही उसके साथ फिर जो कुछ उसके शरीर में उत्तेजना सी पैदा होती थी और तब उसको कुछ करने के लिए मन करता था। और यहीं से उसकी ज़िंदगी ऐसी करवट लेती है कि जिस दिन को इंजेक्शन नहीं दिया जाता था उसको लगता था बहुत ज़्यादा बड़ा, और शुरुआत में तो जो इंजेक्शन के तादाद लगातार दी जाती थी तो उसके अंदर हार्मोन कुछ बदलने से लगते थे और फिर उसको खुद ही पुरुषों से मिलने की इच्छाएं जागृत होती थीं। वो अकेली लड़की नहीं थी जो कमरे में, छोटे से कमरे में रहती थी। वहाँ 10-20 लड़कियाँ इसी तरह से अलग अलग एरिए में होती थी। कोई पश्चिम बंगाल की है तो कोई बिहार की है, कोई कहीं की है तो कोई राजस्थान की है तो कोई हरियाणा की है। इसी तरह की लड़कियां उन छोटे छोटे कमरों में एक भूस की तरह भरी होती थी। हर लड़की को इंजेक्शन दिया जाता था और इंजेक्शन देने के बाद फिर वो लड़की अपने काम पर लगती थी। काम भी ऐसा जिसको देखकर शायद सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक एक लड़की से सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कभी 80 लोग मिलते थे तो कभी 100 लोग मिलते थे, कभी 130 लोग मिलते थे, कभी कभी संख्या कम रहती थी, कभी ज़्यादा रहती थी। एक महिला अपने ही पुरुष के साथ, अपनी पति के साथ जब शारीरिक संबंध बनाती है तो उसको लेकर भी कई बार वो परेशान हो जाती है। ज़रा सोच कर देखिए कि एक महिला एक साथ सुबह से लेकर शाम रात तक वह 100 से ज़्यादा लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। उस लड़की ने लगभग यहाँ पर 3 महीने गुजारे जो मुंबई के अंदर, और यहाँ से उसको भेज दिया जाता है सीधा दिल्ली की तरफ। दिल्ली में आई है जीबी रोड पर रेड लाइट एरिया में तो स्थित और भी ज़्यादा भयानक मिलती है। और यहाँ पर अलग अलग प्रदेश की, अलग अलग इलाकों की, अलग अलग शहरों की लड़कियाँ होती हैं, कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं। उन लड़कियों को लाल रंग की दवाइयों के साथ साथ हार्मोन के बदलने की इंजेक्शन भी दिए थे। और उस लड़की ने यहाँ पर लगभग अब 6 महीने का वक्त गुजारा और 6 महीने तक वक्त गुजारने के बाद 3 महीने पहले ही वो आई हुई थी। उसका घर, उसका परिवार, उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब जहाँ है, जिस हालत में है, शायद कभी अपने घर नहीं जा पाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में ग्राहक आते थे। उन ग्राहकों को खुश भी करना पड़ता था और जैसे जैसे उसका शरीर में बदलाव हो रहे थे वैसे वैसे ग्राहक भी ज़्यादा आते थे। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ता है तो लड़कियां भले ही चाहे खुश अंदर से नहीं है, लेकिन उन्हें जानबूझकर खुश होने की एक्टिंग भी करनी पड़ती थी। जीबी रोड से उसका फिर ट्रांसफ़र हो जाता है मेरठ के रेड लाइट एरिया में, जो कि कबड्डी बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। और वो लड़की पहुंच जाती है कबड्डी बाज़ार में, और कबड्डी बाज़ार में जाने के बाद वहां उसकी मुलाकात होती है सभी से। सबीना की कहानी सुनने के बाद उसको भी लगा कि इस लड़की के साथ कितना गलत होता है,
कितना बड़ा अन्याय होता है। लेकिन सबीना की समझदारी ने, सबीना की होशियारी ने न केवल खुद की जान बचाई बल्कि ऐसी कई लड़कियों को उस कोठे से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद उस लड़की ने कभी सोचा नहीं था। फिर उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस ने उस लड़की को भी उसके घर वालों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। जब 1.5 साल के बाद वो लड़की अपने उस बेटे से मिलती है और उस बेटे से मिलने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू के अलावा कुछ भी नहीं था। नहीं, वो लड़की जब पत्रकारों से बातचीत करती है तो वो कहती है कि हर रेड लाइट एरिया में आने वाली हर लड़की की कहानी एक जैसी ही होती है। बस कोई घर से निकलते हैं तो अपना भविष्य बनाने के लिए, कोई घर से निकलते हैं तो नौकरी के लिए, कोई घर से निकलती हैं तो कुछ नया कुछ करने के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया जो उन्हें बहुत अच्छे लोग लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही उलझे हुए समझदार इंसान हैं, अच्छे हैं, तो पहले इतना अपनापन दिखाने की कोशिश करेंगे जैसा क्या उस लड़की को बांग्लादेश में उसके साथ होता है। उसे सामने जो लड़का मिलता है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ज़माना बहुत ख़राब है और तुम इस तरह से रात में अंधेरे में ऐसे घूम रही हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। ऐसे ही ज़्यादातर लड़कियां होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाकर, बहुत ज़्यादा दोस्ती करके, आजकल सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चैट के माध्यम से हो, ऐसी ही लड़कियों को जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उन्हें प्यार के झूठे जाल में फंसा कर उन्हें इसी तरह से बेचकर यहाँ लोग अपना धंधा चलाते हैं। ये बताया जाता है कि सर्वे के अनुसार कि भारत के अंदर लगभग 28 लाख लड़कियां होती हैं जो वेश्यावृत्ति के अलग अलग धंधों में पड़ी हुई हैं। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती इसमें डालकर फिर उनको उनकी गैर मर्जी के बिना ही तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये आपको कहानी पसंद आई है और इससे आपने कुछ सीखा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही एक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।